महाराष्ट्र चुनाव से ठीक पहले क्या बड़ा उलटफेर हो सकता है? क्या चुनाव से पहले बदलने वाले हैं महाराष्ट्र के समीकरण? क्या ये चुनाव बीजेपी और उद्धव ठाकरे को लाएगा एक साथ, या चुनाव से पहले शिंदे थामेंगे कांग्रेस और एनसीपी का हाथ? नमस्कार, मैं हूं बबीता और आप देख रहे हैं इंडिया 27। कहते हैं कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, यानी कि इश्क और जंग में सब जायज है, और जब बात सत्ता की हो तो नफरत भी मोहब्बत में तब्दील हो जाती है। ऐसा ही हाल है महाराष्ट्र का। बात करते हैं कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि उद्धव बीजेपी के साथ और शिंदे बीजेपी से अलग जा सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करेंगे उद्धव ठाकरे के बीजेपी के साथ जाने की। ये बात सब जानते हैं कि बाला साहेब ठाकरे की अपनी एक आइडियोलॉजी थी, जिसकी वजह से ही शिवसेना को बनाया गया। बाला साहेब हिंदुत्व के लिए लड़ते थे, लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह आ रहा है कि क्या उद्धव ठाकरे उस आइडियोलॉजी से ही समझौता कर लेंगे? क्योंकि सहयोगी पार्टी तो जिस आइडियोलॉजी पर काम कर रही है उसमें तो दूर दूर तक हिंदुत्व कहीं भी नजर नहीं आता। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे पर ही लड़ रही है, और अगर वोट और सत्ता चाहिए तो उद्धव ठाकरे को भी उसी आइडियोलॉजी के बलबूते पर लड़ना होगा, जो महाआघाड़ी के साथ तो बिल्कुल संभव नजर नहीं आ रहा। जहां तक बात है बीजेपी का उद्धव ठाकरे को अपनाने की, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को ठाकरे परिवार के सहयोग की भी जरूरत है। दरअसल अगर अब तक सभी चुनावों के गणित को भी समझा जाए तो बीजेपी को महाराष्ट्र की राजनीति में अपने बूते पर खड़े होने के लिए अब भी जूझना पड़ रहा है, और इसमें ठाकरे परिवार का साथ बीजेपी की ही नैया पार लगाएगा। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की जिस कुर्सी के लिए उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के खिलाफ जंग छेड़ी थी, उस पर भी आधे कार्यकाल तक ही टिक पाए थे, और जब सरकार गई तो संगठन से भी हाथ धोना पड़ा। उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र के लोगों को शुक्रिया कहना चाहिए कि लोकसभा चुनाव 2024 में थोड़ी बहुत इज्जत रखी, लेकिन कांग्रेस को ज्यादा सीटें देकर उद्धव ठाकरे को कहीं का भी नहीं छोड़ा, और अब तो उद्धव ठाकरे की हालत और भी बुरी होती जा रही है। मुख्यमंत्री पद देने की बात तो दूर, शरद पवार और राहुल गांधी ने महाविकास अघाड़ी में उद्धव ठाकरे के लिए उनके मन माफिक सीटें भी नहीं छोड़ी है। अब तक तो ये साफ हो ही गया है कि बीजेपी के साथ ही उद्धव ठाकरे के भी अच्छे दिन हुआ करते थे। 5 साल पहले उद्धव ठाकरे कहां थे और अब कहां पहुंच चुके हैं? अगर परिस्थितियां, उपलब्धियों और चुनौतियों के पैमाने पर रखकर तुलना की जाए तो बहुत कुछ बदल चुका है। उद्धव ठाकरे के खाते में उपलब्धि के नाम पर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज दर्ज हुई है, 2.5 साल के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कुर्सी, लेकिन बाकी सब घाटे का ही सौदा रहा है। कैसे? पॉइंट के जरिए समझेंगे। उद्धव ठाकरे जब बीजेपी के साथ हुआ करते थे तो चुनावों के दौरान बीजेपी के साथ साथ करीब 50-50 के पार्टनर हुआ करते थे, लेकिन एमवीए में उनकी हिस्सेदारी 1/3 बनकर रह गई है। दूसरा पॉइंट, 2019 में उद्धव ठाकरे की पार्टी 165 सीटों पर चुनावी मैदान में उतरी थी, लेकिन इस बार उनको महज 85 सीटों से ही संतोष करना पड़ रहा है। एमवीए में जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हुआ है, उसके हिसाब से शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी, जो कि शरद पवार वाली है, तीनों को ही 85 और 85 सीटें मिली है। मतलब अभी 255 सीटों पर ही तस्वीर साफ हो पाई है, जबकि जो 33 सीटें हैं वो रिजर्व रखी गई है। संजय राउत का तो ये भी दावा है कि 270 सीटों पर बात बन चुकी है। बताते हैं कि 33 सीटें इंडिया ब्लॉक के बाकी सहयोगी दलों, समाजवादी पार्टी और सीपीएम के लिए बचाकर रखी गई है, लेकिन अभी भी तस्वीर साफ नहीं हुई है। वहीं उद्धव ठाकरे का महाआघाड़ी के साथ आने का सबसे बड़ा कारण ही सीएम पद है, जिसे वो शिंदे गुट से बदले के तौर पर भी देख रहे हैं। तभी तो उद्धव ने खुद को एमवीए के मुख्यमंत्री पद का चेहरा बना दिए जाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन ना तो शरद पवार और ना ही राहुल गांधी ने ऐसा कोई वादा किया। अब तो उनके सहयोगी दल ने भी ये साफ कर दिया है कि जो ज्यादा सीटें जीतेगा, दावेदारी भी उसी की मजबूत होगी। सीएम पद के लिए उद्धव की चाह आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि पहले मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनने के लिए उद्धव ठाकरे ने सार्वजनिक बयानों का सहारा लिया,
फिर शरद पवार का साथ मिलने की उम्मीद रही, लेकिन वो भी दगा दे गए। बल्कि वो तो जयंत पाटिल का भी नाम लेने लगे हैं। अब दिल्ली पहुंचकर गांधी परिवार से मिलकर गुजारिश भी की गई, लेकिन मुख्यमंत्री पद देने के लिए कोई भी राजी नहीं हुआ। जब देखा कि विपक्षी गठबंधन मुख्यमंत्री का नाम घोषित करने से बचना चाह रहा है, तो कदम पीछे खींचकर उद्धव ठाकरे ने सुझाव दिया कि सार्वजनिक घोषणा भले ही ना हो, कम से कम ये तय तो कर ही लिया जाए कि मुख्यमंत्री आखिर कौन होगा। लेकिन ये तो किसी को भी मंजूर ही नहीं था। एमवीए में होने के कारण उद्धव ठाकरे की पार्टी के सामने हिंदुत्व की राजनीति का विरोध करने की मजबूरी भी है। कांग्रेस और शरद पवार के साथ खड़े होने के लिए उद्धव ठाकरे को भी वही बोलना पड़ता है जो गठबंधन की पॉलिटिकल लाइन बनी हुई है। और अब तो उलेमा बोर्ड ने भी 17 शर्तों के साथ एक चिट्ठी भी लिख दी है, जिसमें मुसलमानों को 10% आरक्षण देने के साथ ही आरएसएस को बैन करना और वक्फ मंडल को 1000 करोड़ का फंड देना, मौलाना सलमान अजहरी को जेल से लाने के लिए पीएम पर दबाव बनाने तक का जिक्र किया गया है। और इन शर्तों को लेकर कांग्रेस और एनसीपी भी मान गई है। लेकिन उद्धव सोच में है अभी भी कि हाँ करे या ना करे, जिससे अब उद्धव पूरी तरह से फंस भी चुके हैं। क्योंकि हिंदुत्व का एजेंडा ही नहीं, शिवसेना तो कट्टर हिंदुत्व की राजनीति भी करती आ रही थी, बीजेपी के हिंदुत्व से भी 4 कदम आगे, और अब बीजेपी में जाने की दूसरे बड़े संकेत। दरअसल जब मौका देखकर उद्धव ठाकरे ने महाविकास अघाड़ी के मुख्यमंत्री चेहरे पर दावेदारी पेश कर दी थी, तभी से तकरार बढ़ने लगी। और इस बीच उद्धव ठाकरे की शिवसेना से बीजेपी की नजदीकियों की चर्चाएं भी आग लगा रही। अगर मुलाकातों की बात करें तो अफवाह भी इसे अगर मान लिया जाए तो प्रियंका चतुर्वेदी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो तारीफ की है, संजय राउत उसे तो झुठला नहीं सकते। वही मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अमित शाह ने संजय राउत से फोन पर बात भी की थी। इसके बाद शिवसेना और बीजेपी के एक साथ चुनाव लड़ने की अटकलें भी लगाई जा रही है। लेकिन उद्धव ठाकरे के साथी नेता राज्यसभा सांसद संजय राउत ऐसी बातों को खारिज करते हुए सारा ठीकरा बीजेपी नेताओं के सर पर फोड़ देते हैं और कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी झूठी खबरें फैला रही है, उनको हार का डर है, इसलिए गलत खबरें फैलाई जा रही है। जाहिर सी बात है, संजय राउत का ये बयान सोशल मीडिया पर चल रही उन चर्चाओं पर भी लागू होता है जिनमें संजय राउत के अमित शाह से और देवेंद्र फडणवीस के उद्धव ठाकरे से मुलाकात का दावा किया जा रहा है। लेकिन संजय राउत जिस लहजे में मुलाकात और फोन पर बात की चर्चाओं को खारिज कर रहे हैं, उनका अंदाज खबरों की पुष्टि जैसा ज्यादा लगता है। राजनीतिक बयान ऐसे ही होते हैं, खबरें मुंह से निकले शब्दों में नहीं, बल्कि नहीं कही गई बातों में होती है। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में महायुति में भी लगातार खटपट बनी हुई है। बीजेपी के अजित गुट वाली एनसीपी और शिंदे गुट की शिवसेना से भी टकराव बने हुए हैं, जहां एनसीपी से टकराव की वजह पूर्व मंत्री नवाब मलिक की उम्मीदवारी बताई जा रही है, जिसको लेकर बीजेपी ने अपना रुख साफ कर दिया है कि वो नवाब मलिक के कैंपेन नहीं करेंगे, उनके लिए कैंपेन नहीं करने वाली है, क्योंकि उनके दाऊद से लिंक है। तो वहीं शिवसेना से टकराव की वजह माहिम सीट है, जहां से राज ठाकरे के बेटे उम्मीदवार हैं। उसके लिए भी बीजेपी अडिग बनी हुई है, क्योंकि बीजेपी ऐलान कर चुकी है कि वो एमएनएस का साथ देगी। वहीं एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना ने माहिम से मौजूदा विधायक सदा सरवाडकर को मैदान में उतारा है और ठाकरे परिवार के खिलाफ जंग का ऐलान भी कर दिया है। और तर्क ये दिया जा रहा है कि अगर पार्टी चुनाव नहीं लड़ती तो उसके मतदाता उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना की ओर चले जाएंगे। और बीजेपी ने भी ये साफ कर दिया है कि वो राज ठाकरे की पार्टी का ही साथ देगी। और ठाकरे परिवार और शिंदे में किस तरह ठनी है वो हम सब जानते हैं। लेकिन कहा यह जा रहा है कि बीजेपी के ठाकरे परिवार का साथ देने से शिंदे गुट में भी भारी नाराजगी है और वो कांग्रेस और एनसीपी के साथ जा सकती है।